नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे प्रति प्यार को देखते हुए आज कुछ अनर्गल वार्तालाप ही सही। अनर्गल इन द सेंस ज्योतिष से बाहर तो नहीं जाऊंगा मैं, चर्चा ज्योतिष पे ही होगी। अनर्गल यूं कि चल रहे विभिन्न तरीके के वार्तालाप, विभिन्न तरीके के कटाक्ष, जिस तरह मान सागरी को मन गणंत सागरी कहना, जिस तरह फल दीपिका को फ्रॉड दीपिका कहना, पुराने ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित जो भी रूल हैं, जो भी बातें हैं, उन सब की खिल्ली उड़ाना और खुद की समझ को ही जस्टिफाई करना, या मुझे जो समझ में आ गया वही सही है, इस तरह की बातें रखना, ये आजकल का फैशन होता चला जा रहा है। मतलब भीड़ से अलग दिखने की कोशिश। यूं कहें कि सब बाएं जा रहे हैं तो मैं जरा दाहिने चला जाऊंगा तो सब मुझे देखेंगे, सब सीधे जा रहे हैं तो मैं हाथों के बल अगर चलूंगा तो लोग मुझे देखेंगे। तो ये एक नया तरीका है, सदियों से रहा है। अलग दिखने की कोशिश में, कुछ अलग करने की कोशिश में बड़ी ऐतिहासिक उदाहरण खींच के ला दूंगा मैं बीच में। जैसे जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना दिया जिद की वजह से। खैर, राजनीतिक उस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता। आज पुरानी बहुत सी मान्यताओं पे उंगली उठाने की आदत के चलते ज्योतिष के नए छात्र इतने मिसगाइडेड हो रहे हैं कि वो किसकी बात सुने, किसकी ना सुने, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, वो बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। और उनकी दुविधा दूर करने की कोशिश हमें तो करनी चाहिए, और वो कोशिश मैं करता हूँ कभी कभी। दोस्तों, मैं गर्भाधान मुहूर्त की बात करना चाह रहा हूँ। गर्भाधान मुहूर्त किसी वक्त बड़ा मायने रखता था। ज्योतिष शास्त्र उठाकर आप देखिए, ऋतु चक्र के पूरा होने के बाद पहले दिन की संतान, दूसरे दिन की संतान, तीसरे दिन जन्म लेने वाली संतान, चौथे दिन जन्म लेने वाली संतान, पांचवें दिन जन्म लेने वाली संतान, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नवें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन तक, 12वें दिन चक्र पूरा होने के बाद गर्भाधान का दिन जो ज्योतिष शास्त्रों में दिया गया है, उसके अनुसार संतान का विवरण है, किस तरह की संतान होती है। यहाँ तक कि कंट्रोवर्शियल बात है, हम कहना नहीं चाहते, हमें कहना नहीं चाहिए। खैर, मैं उस बात को हटा देता हूँ। शास्त्रों में बताया गया है। अब आज के प्रतिस्पर्धा वाले युग में, या आज के भोग विलास की प्रतिस्पर्धा वाले युग में, संयम, ब्रह्मचर्य, नियम, सीमा रेखा जैसी बातें बड़ी नगण्य सी हो गई हैं, बड़ी मामूली बातें हो गई हैं। सीमा रेखा क्या है? आजकल जैसे कि नियमों को तोड़ना ही बहादुरी है। आप भी देख लीजिए, ऐसे आपको एक लॉ अबाइडेड पीपल जितना अच्छा नहीं लगेगा, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति आपको ज्यादा पसंद आता है। कितना बहादुर है यार, उसने तो उसकी परवाह ही नहीं की, वो तो यूं निकल गया, उसने तो उसको यूं कह दिया, वो तो उसने खींच के उसको मारा झापड़, उसकी किसने परवाह नहीं की, कानून को तो वो ठेंगे पे रखता है। इस तरह की बातें हमारे समाज में होती रहती है और हम उसको रस लेकर सुनते हैं। तो पुराने जो नियम हैं, पुराने शास्त्रों में जो नियम लिखे गए हैं गर्भाधान मुहूर्त के बारे में कि संतान कैसी होगी, ये निश्चित ही एकदम ही फेंक देने वाली बात नहीं है। कुछ तो है। आज हम आधुनिकता की दौड़ में इसे नकार या इसका मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, कहने को हम कह सकते हैं कि क्या है, क्या एक खास वक्त
जन्मे व्यक्ति सभी महान होंगे, सभी राष्ट्रपति बनेंगे, सभी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं होता। एक लगन 2 घंटे की होती है। और कृष्णमूर्ति पद्धति में बड़े ही तरीके से, बड़े ही तफसील से बताया गया है कि सब लॉर्ड के बदलते ही किस तरह जातक का भाग्य बदल जाता है, जातक का भविष्य बदल जाता है, दशा अंतरदशा का तारतम्य बदल जाता है। ये बताया गया है, अब बड़े तफसील से बताया गया है, जो कि जस्टिफाइड है, आजमाया हुआ है। अब गर्भाधान उस वक्त नहीं किया, अगर उस वक्त बालक का जन्म नहीं हुआ, अगर नहीं किया तो नहीं हुआ, तो क्या उस वक्त किसी और बालक का जन्म नहीं हुआ? इसका उत्तर हाँ भी है, ना भी है। जरूरी नहीं है कि उस क्षण में उस बालक का जन्म हुआ ही। आज महाभारत के एक प्रसंग को खींच के लाना चाहूंगा मैं। ऋषि पराशर जी और माता सत्यवती के बीच का जो वार्तालाप है, जब वो नदी से इस पार उस पार जा रहे थे और ऋषि पराशर ने उस क्षण को समझा कि इस क्षण में जन्म लेने वाला बच्चा जो बहुत ही महान होगा, बहुत ही गुणवान होगा, इसलिए उन्होंने माता सत्यवती से रिक्वेस्ट की थी। खैर, इस बात को दरकिनार करते हैं। तो क्या उस क्षण में, सभी जानते हैं वेद व्यास जी का जन्म हुआ था उस समागम से, तो क्या उस क्षण में और किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ होगा? वो क्यों नहीं हो गया वेद व्यास जैसा? ये बड़ा साधारण सा प्रश्न है जो अमूमन लोग पूछते हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि आप अगर बड़े ध्यान से एक चीज को समझें तो हर क्षण में एक बालक का जन्म नहीं हो रहा है, हर सेकंड पे एक बालक का जन्म नहीं हो रहा है धरती पे। आप अगर सेकंड्स की गणना करें और पिछले 10 साल के, 20 साल के, साल, महीने, दिन को लेके अगर उनके सेकंड्स की गणना करें तो उतनी पॉपुलेशन आपको जन्म हुई नहीं मिलेगी। ये तर्क की खातिर हम कह देते हैं कि हर सेकंड में एक बालक का जन्म हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कोई ना कोई खास बिंदु होता है, कोई ना कोई खास कनेक्टिविटी होती है जब एक जीव इस धरती पे जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि हर सेकंड एक बालक का जन्म हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता। तब तो अभी तक इतनी पॉपुलेशन हो गई होती कि धरती के बाहर चले जाते, सब लटक रहे होते धरती के बाहर, जिस तरह बस में लोग लटके रहते हैं। खैर, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है, ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ विषय है। इसे न सिर्फ पढ़ना चाहिए आंखों से, इसे दिमाग से भी पढ़ना चाहिए। ज्योतिष मनन करने की चीज है, ज्योतिष समझने की चीज है। ज्योतिष कोई समझा नहीं सकता आपको, ज्योतिष कोई मुझे नहीं समझा सकता, ज्योतिष मैं किसी को सिखा नहीं सकता जब तक कि वो उसको ऑब्जर्व नहीं करता, उस चीज को खुद उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करता। ज्योतिष को पीना पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन देखा, वो कॉम्बिनेशन देखा, ओ ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, ये तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। काफी गहराई से चीजों को देखना पड़ता है। और 2 और 2 4 नहीं होता, हमेशा 2 और 2 36 भी हो जाता है। ज्योतिष ऐसा ही गूढ़ है। संयम, ब्रह्मचर्य, सीमा रेखा, गर्भाधान के मुहूर्त पे बहुत मायने रखते हैं। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए वात्सायन ने कामसूत्र जैसे शास्त्र की रचना कर दी थी। और हमने विश्व के किसी भी देश से पहले समझा था कि यौन शिक्षा की हमें कितनी जरूरत है, और हमारे ऋषि मुनि हमें यौन शिक्षा दे के गए। तो हमें, मेरा कहने का मूल भाव यह है कि हमें समझना होगा, हमें पढ़ना होगा, हमें ऑब्जर्व करना होगा, ना कि सिर्फ जिद करनी, ना कि सिर्फ बहस करनी है। ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा। आप 4 लाइन पढ़िए, उसको 40 बार सोचिए, तब आपके सामने पर्दे खुलेंगे। कोई मजाक थोड़ी है पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्मों का
लेखा जोखा किए हुए कर्मों का लेखा जोखा लेकर इस जन्म में ग्रहों की स्थिति पाना, फिर एक इंडिविजुअल जातक की अपनी कुंडली ही वर्क नहीं कर रही होती, वो जातक जिनसे जुड़ा होता है अपने माँ बाप के साथ, पिछले जन्म के कर्मों के साथ। एक डिफरेंस तो यही हो गया, जिस तरह लोग पूछते हैं कि एक ही वक्त में जन्मे जातक सभी प्रधानमंत्री बनेंगे या सभी महान बन जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? आप देखिए, एक ही टेबल पे एक ही समय पे जन्मे दो जातकों की भले ही कुंडली एक जैसी नजर आएगी, लेकिन उन दोनों जातकों के पिछले जन्म के कर्म अलग होंगे, उन दोनों जातकों के माता पिता अलग अलग होंगे। 3 बिंदु तो यही अलग कर देते हैं एक दूसरे से उनको। माता पिता की कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा, माता पिता की कुंडली में उनके पंचमेश का असर होने वाले जातक की जिंदगी पे पड़ता है। इस दूसरे बालक के भी माता पिता के पंचमेश का असर उसके अपनी संतान पे पड़ता है। फिर दोनों बालकों का पिछले जन्म का जो कर्म है, जिसे वो लेके आ रहा है अपने साथ, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, उसका असर भी उस पर पड़ रहा है। तो ज्योतिष की पूरी मूल अवधारणा ही पुनर्जन्म पे टिकी हुई है। वरना ऐसा क्या है कि बालक जन्म लेते ही 15-20 दिन आईसीयू में चला गया, बीमार पड़ गया, उसने ऐसे कौन से कर्म कर दिए थे जिसकी वजह से वो भोग रहा है? निश्चित तौर पे ये पिछले जन्म के कर्म है, जिसे वो आते ही भोग रहा है। निश्चित तौर पे उसके माता पिता की कुंडली एक्टिव हो जा रही है वहां पर। बाकी देश काल पात्र तो है। खैर दोस्तों, ऐसी चर्चाओं का कोई अंत तो होता नहीं है। मैं बोलता चला जाऊंगा, 2, 4, 5 घंटे भी तो खत्म नहीं होंगी बातें। बस ऐसे ही थोड़ा सा समय ले लिया मैंने आपका। बाकी फिर चर्चा करेंगे कभी किसी और चीज पे। तब तक के लिए नमस्कार।